नया चैप्टर है बायोमोलिक्यूल। अगर अपन बात करते हैं, देखो बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर है इसको अगर अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा, बायो, और सेकंड वन इज मॉलिक्यूल। बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग, अपन बोल सकते हैं क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से होते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल्स है वो कैसे कैसे हो सकते हैं, ऑर्गेनिक हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। अगर अपन बात करते हैं डेफिनेशन की, किसकी, बायोमोलिक्यूल की, डेफिनेशन कोई भी अभी नोट नहीं करना है, पहले समझने पे ध्यान दो। ऑल दी कार्बन कंपाउंड। अब एक बात बताइए, जो कार्बन कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं कि इनऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं। कोई भी कुछ खाएगा नहीं क्लास में। ऑल दी कार्बन कंपाउंड या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आ सकता है, लिविंग टिश्यू भी आ सकता है, लिविंग सेल भी आ सकता है। तो बायोमोलिक्यूल की डेफिनेशन क्या होती है, ऑल द कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोमोलिक्यूल। बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और मोलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है, ऐसे केमिकल्स जो कि किस में पाए जाते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, उन्हीं को क्या बोल दिया जाता है, बायोमोलिक्यूल बोल दिया जाता है। लेकिन एनसीईआरटी जो है वो क्या बताती है कि ऑल दी कार्बन कंपाउंड, मतलब कि वो किसको कंसिडर करती है, केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही क्या मानती है, बायोमोलिक्यूल मानती है। अब देखो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड मिलते हैं, कौन कौन से कंपाउंड मिलते हैं, उनका अगर हमें पता लगाना है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, वाइड डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन बायोस्फीयर। अपना जो बायोस्फीयर होता है इसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के या फिर वाइड वैरायटी या फिर वाइड डाइवर्सिटी पाई जाती है किन चीजों की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। क्या उन सभी में सिमिलर कंपाउंड मिलते हैं, ऑल हैव सिमिलर कंपाउंड। क्या वो सारे के सारे सिमिलर होते हैं या फिर कौन कौन से होते हैं, इन सब का पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एनालिसिस करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा, एक एनालिसिस। और कौन सा एनालिसिस, केमिकल एनालिसिस। कौन सा एनालिसिस करेंगे अपन, केमिकल एनालिसिस। अब देखो किसी भी चीज का पता लगाने के लिए, जैसे कि हमें लिविंग टिश्यू की बात करते हैं अपन, अब किसकी बात करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर बात करते हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का पता लगाने के लिए हम किसी भी चीज को अगर लेंगे, लिविंग टिश्यू को ही ले सकते हैं। किसको ले सकते हैं, लिविंग टिश्यू को। तो अब अपन बात करते हैं किसकी, केमिकल एनालिसिस की। और इस केमिकल एनालिसिस से हमें किसके बारे में पता लगेगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिक और कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। तो ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, गिव इंफॉर्मेशन अबाउट
ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। देखो इस एनालिसिस को करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, किसी भी एक लिविंग टिश्यू की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? लिविंग टिश्यू की। अब ये जो लिविंग टिश्यू है प्लांट का भी हो सकता है और एनिमल का भी हो सकता है। किस किस का हो सकता है? प्लांट टिश्यू भी हो सकता है और एनिमल टिश्यू भी हो सकता है। अगर मैं प्लांट टिश्यू में कोई एग्जांपल अगर बताना चाहे अपन तो कोई भी क्या हो सकती है? वेजिटेबल, या फिर कोई भी प्लांट का पार्ट, फॉर एग्जांपल लीफ हो सकती है। और एनिमल में अगर अपन बात करते हैं तो सबसे बढ़िया जो होता है वो क्या होता है? लिवर होता है। क्या होता है? लिवर। पूरा का पूरा लिवर नहीं, लिवर का एक पीस या फिर उसका कोई भी एक टुकड़ा। कटिंग सो रहा है क्या? इधर जा। ठीक है, तो अपन ने क्या लिया? बात नहीं करनी भाई। अपन ने क्या लिया? सबसे पहले एक लिविंग टिश्यू लिया। क्या ले लिया? लिविंग टिश्यू ले लिया। फॉर एग्जांपल अपन ने क्या ले लिया? लिवर ले लिया। क्या ले लिया? लिवर ले लिया। अब इस लिवर का क्या करना है? चटनी बनानी है। आपने वो देखा होगा, अपन वो चूरमा वगैरह बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? एक ऐसा आता है देखो, हाँ हमाम दस्ता बोलते हैं। तो हमाम दस्ते की सहायता से, हाँ ओखली भी बोल देते हैं, तो इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसमें अपन ने क्या किया? लिवर को रखा। बातें किसी को भी नहीं करनी है। इसमें अपन ने क्या किया? लिवर को रखा और इसको इंग्लिश में बोला जाता है मोटर एंड पेस्टल। ये क्या होता है? पेस्टल होता है। हंसना नहीं है, अगर ज्यादा ही हंसी आ रही है तो क्लास से बाहर निकलो। ये तो क्या होता है? पेस्टल होता है। और ये क्या होता है? मोटर होता है। इसकी हेल्प से, मोटर और पेस्टल की हेल्प से अपन ने इस लिविंग टिश्यू का मतलब लिवर को क्या कर दिया? ग्राइंड कर दिया। ग्राइंडिंग। तो इसको ग्राइंड करने के लिए अपन कुछ क्या लिक्विड मीडियम भी तो मिलाना पड़ेगा ना। तो ग्राइंडिंग विद द हेल्प ऑफ मोटर पेस्टल और इसमें अपन ने क्या ऐड कर दिया? एक एसिड। उस एसिड का नाम होता है इसको बोला जाता है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, Cl3CCOH, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। अब इसकी ग्राइंडिंग करने के बाद में हमें जो चीज मिलती है उसको बोला जाता है स्लरी। तो कैसी होती है? थिक स्लरी होती है। स्लरी किसको बोलते हैं? जब इसके अपन चटनी बना देंगे ना तो जो चटनी बनती है उसको क्या बोलेंगे? अपन स्लरी बोलेंगे। ठीक है, कभी आपने ये मकान वगैरह बनते हैं तो इसमें भी सीमेंट की स्लरी बनाई जाती है। सीमेंट जो होता है उसकी प्लास्टरिंग करने के लिए उसमें थोड़ा सा अपन पानी मिला देते हैं, जो बन जाता है उसको क्या बोल दिया जाता है? स्लरी। वैसा का वैसे ये क्या होता है? थिक स्लरी होता है। अब इस स्लरी के साथ में हमें क्या करना है? इसको फिल्टर करना है। क्या करना है? फिल्टर करना है। ध्यान से देखना भाई। इस स्लरी को अब अपन ने क्या करना है? फिल्टर करना है, छानना है। स्ट्रेन या फिर फिल्टर, फिल्ट्रेशन विद द हेल्प ऑफ इसको फिल्टर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं या तो चीज क्लॉथ या फिर कॉटन। चीज क्लॉथ नहीं जानते हो है ना? पनीर वगैरह बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। एक क्लॉथ होता है ना, बहुत पतला सा होता है और कॉटन की तरह होता है। क्या चाय की छन्नी नहीं होती है ना? पनीर के लिए अलग आता है। ठीक है, अब अपन ने क्या किया? देखो इधर अपने पास में क्या आ चुकी है? थिक स्लरी आ चुकी है। अब इसको क्या करना है? फिल्टर करना है। तो सबसे पहले अपन क्या लेंगे? बातें नहीं करनी किसी को भी,
सबसे पहले अपन ने क्या लिया, एक फनल लिया, ये क्या है, एक फनल है, क्या है, एक फनल है। और नीचे अपन ने कोई भी एक क्या रख दिया कि जो फिल्टर होगा वो नीचे कहीं पे आएगा, उसको क्या बोल दिया, बीकर बोल दिया है, ठीक है। ये तो क्या है, फनल है, और ये क्या है, बीकर। पर अपन ने यहाँ पे क्या लगा दिया, ये चीज क्लॉथ लगा दिया, ये देखिए, ये क्या है, चीज क्लॉथ। अब ये जो थिक स्लरी है वो इधर आएगी। अब देखो, जो पार्ट इसमें से छन छन के नीचे आ जाएगा वो तो किधर मिलेगा अपन को, बीकर में। लेकिन कुछ पार्ट ऐसा भी तो होगा जो यहाँ से फिल्टर नहीं हो पाएगा, तो वो अपन को कहाँ पे मिल जाएगा, इस चीज क्लॉथ के पास में मिल जाएगा। तो अपन मान के चलते हैं, क्या करके चलते हैं, मान के चलते हैं कि कुछ कुछ पार्ट तो इधर क्या हो गया है, रुक गया है, और कुछ पार्ट इधर छन गए। यही होगा ना, जब अपन ने इसको थिक स्लरी को क्या किया, फिल्टर किया, ये तो फनल हो गया है, और ये क्या लगाया अपन ने, चीज क्लॉथ या फिर कॉटन। अब देखो, अब हमें इसके दो पार्ट मिले ना, एक तो वो वाला पार्ट जो कि फिल्टर हो गया है, और एक वो वाला पार्ट जो फिल्टर नहीं हुआ है। अब आते हैं काम की बात, जहां से आते हैं क्वेश्चन। अब हमें कितने पार्ट मिले, यहाँ पे दो पार्ट मिलेंगे, कितने पार्ट मिलेंगे, दो पार्ट। कितने पार्ट मिलेंगे, दो पार्ट। एक तो ऐसा वाला पार्ट जो कि फिल्टर हो चुका है, और एक ऐसा पार्ट जो कि फिल्टर नहीं हुआ है। जो फिल्टर नहीं हुआ है उसको बोला जाता है रिटेंटेट, जो कि रह गया है विदाउट फिल्टर। रिटेंटेट का मतलब क्या होता है, विदाउट फिल्टर वाला पार्ट। और एक ऐसा पार्ट जो फिल्टर हो चुका है उसको क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट। तो दो पार्ट कौन कौन से हैं, रिटेंटेट एंड फिल्ट्रेट। अब देखो, थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात बताना कि अपन ने इसको मिक्स किया था, वो किसमें किया था, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में किया था। अब मैं उसको शॉर्ट में एसिड बोलूंगा तो तुम्हारे समझ में आएगा, ठीक है। अगर कोई भी चीज अगर उस एसिड में सॉल्युबल होगी तो वो नीचे आएगी या ऊपर रह जाएगी। अगर एसिड में कोई भी चीज सोल्यूबल है तो वो फिल्ट्रेट में आएगी कि रिटेंटेट में आएगी, फिल्ट्रेट में आएगी। तो जो ये फिल्ट्रेट है, मैं इसको ये भी तो बोल सकता हूं कि इसमें जो पार्ट मिलेगा या फिर जो इसमें फ्रैक्शन आएगा वो कौन सा आता है, एसिड सोल्यूबल पार्ट या फिर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब भी वही होता है, पार्ट। और इसमें जो एसिड में सोल्यूबल नहीं है वो किस में रह जाएगा, रिटेंटेड, मतलब ऊपर ही रह जाएगा। तो इसको अपन क्या बोल देंगे, एसिड इनसोल्यूबल। ये बात समझ में आई भाई, ठीक है। दूसरी बात, अब जो चीज एसिड में सोल्यूबल है तो वो साइज में छोटी होगी, मतलब कि जो इस चीज क्लॉथ को भी पार कर सकती है, क्रॉस कर सकती है, तो वो साइज में छोटी होगी कि बड़ी होगी, छोटी होगी। तो छोटी के लिए माइक्रो यूज करेंगे कि मैक्रो यूज करेंगे, माइक्रो यूज करेंगे। तो देखो, यह फिल्टर होने के बाद में आ गया है, तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स आएंगे उनको बोलेंगे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। और इधर जो रह गए उनको क्या बोलेंगे, बायो मैक्रोमोलिक्यूल। अब बताओ, जिनका साइज ही छोटा है, माइक्रो है, उनका जो मोलिकुलर वेट है वो कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा। तो इनका जो मोलिकुलर वेट है, इनका जो मोलिकुलर वेट है वो होता है 18 से 800 डाल्टन। डाल्टन क्या होती है, इसकी मोलिकुलर वेट को, जैसे अपन अपना जो वजन है वो किसमें मेजर करते हैं, केजी में, इनका क्या होता है, डाल्टन में, जिसको शॉर्ट में अपन डीए भी लिख सकते हैं। अब इनका जो वजन है, इनका जो मोलिकुलर वेट है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। इनका जो मोलिकुलर वेट होता है वो ज्यादा होता है, किससे, 1000 या फिर 10,000 डाल्टन से। अब देखो, 800 से ज्यादा वाले किधर आ जाएंगे, इधर। अब वो चाहे 1000 से भी ज्यादा हो, चाहे 10,000 से ज्यादा हो, तो ज्यादा ही। क्लियर है बात। अब ये बात तुमको समझ में आई कि इसको अपन ने क्या बोल दिया, रिटेंटेड बोल दिया है,
रिटेंटेंट में वो वाले पार्ट आ जाते हैं जो एसिड में सॉल्युबल नहीं होते हैं, तो एसिड इनसॉल्युबल पार्ट होता है। ये बड़े होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, इसलिए अपन ने इसको क्या बोल दिया, बायो मैक्रोमोलिक्यूल बोल दिया। इनका अगर साइज ज्यादा है तो इनका जो मोलिकुलर वेट है वो भी क्या हो जाएगा, ज्यादा, जो कि कितना ज्यादा हो जाता है, 1000 से लेकर या फिर 10,000 से भी अबव रहता है। इसका साइन क्या होता है, इज ग्रेटर देन। ये बात क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं कि मॉलिक्यूल मिलेंगे कौन कौन से हमें। अपन ने लिया क्या था, लिवर लिया था, लिवर लिया था ना, ठीक है। तो लिवर एक सेल होती है, वैसे तो एक ऑर्गन है ना, ऑर्गन के अंदर बहुत सारी सेल भी तो होंगी, अरे होंगी या नहीं, ठीक है। सेल के अंदर सेल की मेम्ब्रेन भी होते हैं, साइटोप्लाज्म भी होता है, सेल ऑर्गेनल भी होते हैं, यही होता है ना। तो इसके अंदर जो फिल्ट्रेट के अंदर जो हमें चीज मिलती है, फिल्ट्रेट के अंदर जो हमें चीज मिलेगी वो तो कौन सा वाला पार्ट है, एसिड में सोल्यूबल पार्ट है। तो बताओ जो सेल ऑर्गेनल है वो इसमें हमें को मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे। तो इसमें कौन सा वाला पार्ट मिलेगा, ओनली साइटोप्लाज्म, ओनली साइटोप्लाज्म कंटेन विदाउट सेल ऑर्गेनल्स। अब इधर जो फिल्टर नहीं हो पा रहे हैं उसमें तो सेल ऑर्गेनल भी मिलेंगे ना, और साइटोप्लाज्म का कंटेंट भी मिलेगा, दोनों ही मिलेंगे। अब ऐसा तो होगा नहीं ना कि जो ऊपर है वो पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म भी नीचे आ गया, थोड़ा बहुत तो ऊपर भी रहेगा। कंटेन्स साइटोप्लाज्मिक प्लस सेल ऑर्गेनल्स कंटेन्स। समझ गए बात को, ठीक है। अब बात करते हैं कि एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल के। जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल के जो एग्जाम्पल है उसमें आ जाते हैं, इट कंटेन्स ओनली 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस वाले पार्ट में केवल और केवल कौन से वाला पार्ट मिलेगा हमें, ऑर्गेनिक मिलेगा। कौन सा मिलेगा, ऑर्गेनिक मिलेगा। अब वो 4 है ना, वो कौन कौन से हैं देखो। सबसे पहले तो आ जाती है प्रोटीन्स, सेकंड वन इज कार्बोहाइड्रेट, और इसमें भी जो मेजर वाला पार्ट है वो कौन सा है, पॉलीसैकेराइड। नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। प्रोटीन हो गया है, पॉलीसैकेराइड हो गया है, तीसरा जो आ जाएगा दैट इज न्यूक्लिक एसिड, एंड लास्ट फैट, या फिर इसको बोल दिया जाता है क्या, लिपिड। लेकिन एक बात याद रखिए, फैट और जो लिपिड होता है वो क्या है, एक्सेप्शन है। क्यों होता है अभी बता दो। कभी आपने सुना होगा एक होता है मोनोमर, एक होता है पॉलीमर। अगर कोई एक सिंगल यूनिट है तो उसको बोला जाता है मोनोमर, और वही सिंगल यूनिट बहुत सारी मिलकर के अगर बड़ी लार्ज यूनिट बना लेती है तो उसको बोल दिया जाता है पॉलीमर। तो ये जो सारे के सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमेरिक सब्सटेंस है। लेकिन एक बात याद रखना, ये नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, एक्सेप्शन होता है। क्यों होता है वो अभी मैं क्लियर कर दूंगा। तो देखो जो रिटेंटेड वाला पार्ट है उसमें केवल और केवल कौन से वाले पार्ट मिलेगा हमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड वाला ही पार्ट मिलेगा। कौन सा वाला मिलेगा, ऑर्गेनिक। अब बात करते हैं अपन को इसकी फिल्ट्रेट की। इट कंटेन्स thousands of organic compound and some inorganic.
यहाँ पे जो मैंने एक एक लाइन लिखी है उससे एक एक क्वेश्चन बनता है। इस वाले में केवल केवल ऑर्गेनिक, उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक भी, ऑर्गेनिक ज्यादा है, इनऑर्गेनिक सम है। देखो ये तो क्या है, पॉलीमर है सारे के सारे, ये तो क्या है, पॉलीमर है। तो इनके जो मोनोमर है, प्रोटीन का जो मोनोमर होता है उसको बोला जाता है क्या, अमीनो एसिड। तो इसमें क्या आ जाएंगे, अमीनो एसिड, और इसमें क्या आ जाएंगे, सिंपल शुगर्स। और इसमें क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। देखो जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, जैसे कि आपने नाम सुने होंगे डीएनए और आरएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो ये एसिड होते हैं। ये किससे बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड किससे बनेंगे, न्यूक्लियोसाइड से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। इधर क्या आ जाएंगे फिर, फैटी एसिड। तो ये तो क्या हो गए, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए, क्या हो गए, ऑर्गेनिक। फिर अपन ने क्या लिखा है, कुछ इनऑर्गेनिक भी तो होते हैं, उसमें क्या क्या आ जाएंगे, देखिए कैल्शियम है, फॉस्फेट है और सल्फेट। ये क्या होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो अपन ने पढ़ा था कि जो बायोमोलिक्यूल होता है, बायोमोलिक्यूल किसको बोला जाता है, ऑल दी कार्बन कंपाउंड या फिर ऑल दी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को क्या बोल दिया जाता है, बायोमोलिक्यूल बोल दिया जाता है। लेकिन जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ठीक है, अब हमें पता लगाना है कि हमारे जो बायोस्फीयर है उसमें वास्ट या फिर वाइड डाइवर्सिटी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो क्या वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और क्या अगर होते भी तो सभी में क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, उनका हमें क्या करना है, एनालिसिस करना है। तो उसको एनालिसिस करने के लिए हमें कौन सा वाला एनालिसिस करना पड़ेगा, केमिकल एनालिसिस, जिसमें हम किसका यूज कर रहे हैं, केमिकल्स का यूज कर रहे हैं। केमिकल कौन सा था, वो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, एक लिविंग टिश्यू लिया, क्योंकि हमें एनालिसिस किस चीज का करना है, लिविंग का करना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का करना है। तो डेड चीजें तो हम ले नहीं सकते। सबसे पहले अपन ने क्या लिया, लिविंग टिश्यू लिया। अब अगर हमें को प्लांट का मिल जाता तो मैं कोई भी वेजिटेबल या फिर लीफ का यूज कर सकता हूँ, और एनिमल्स में किसी भी लिवर का यूज कर सकता हूँ। उसको अपन ने फिर क्या किया, ग्राइंडिंग किया विद द हेल्प ऑफ मोटर पेस्टल, और उसमें कौन सा वाला एसिड मिक्स कर दिया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। इसकी वजह से हमें क्या ऑब्टेन हुआ, थिक स्लरी। इस थिक स्लरी को हमने फिर क्या किया, फिल्टर स्ट्रेन किया विद द हेल्प ऑफ चीज क्लॉथ या फिर कॉटन। तो अगर अपन ने फिल्टर किया तो उसको हमें दो पार्ट मिले। एक ऐसा पार्ट जो उस चीज क्लॉथ को क्रॉस कर गया, मतलब उसमें से फिल्टर हो गया है, उसको बोल दिया है फिल्ट्रेट। और जो उसको क्रॉस नहीं कर पाया है, जो ऊपर ही रह गया, उसको बोल दिया जाता है रिटेंटेट। रिटेंटेट वो वाला पार्ट होता है जो कि चीज क्लॉथ से छन करके नीचे नहीं आता है बीकर में, उसको बोल दिया जाता है एसिड इनसोल्यूबल। क्योंकि अगर वो एसिड में सोल्यूबल होता तो वो फिल्ट्रेट वाले पार्ट में मिल जाता। इसको बोल दिया जाता है एसिड इनसोल्यूबल पार्ट, वो होता है एसिड सोल्यूबल पार्ट। अगर ये एसिड में इनसोल्यूबल पार्ट है तो ये जो मॉलिक्यूल्स है इनका जो साइज है वो ज्यादा बड़ा रहेगा, इसलिए इनको बोला जाता है बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। और इनका जो साइज होता है एज कम्पेयर टू देम कैसा होता है, स्मॉल होता है, तो इनको बोल दिया जाता है बायो माइक्रोमोलिक्यूल। अगर इनका साइज छोटा है तो इनका जो मोलिकुलर वेट है वो भी क्या रहेगा, कम रहेगा। इनका जो मोलिकुलर वेट होता है वो कितना से कितना तक होता है, 18 से 800 डाल्टन होता है। उनका जो साइज है वो बड़ा है तो उनका मोलिकुलर वेट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, 1000 से 10,000 से भी अबव रहता है। इसमें केवल और केवल 4 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं, विच आर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड एंड फैट एंड लिपिड। फैट एंड लिपिड आर एक्सेप्शन। इसमें जो आ जाते हैं वो कैसे होते हैं, पॉलीमेरिक, मतलब क्या बनाते हैं, वो पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। पॉलीमेरिक सब्सटेंस का मतलब क्या होता है कि वो क्या बनाते हैं, पॉलीमर फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन कौन सा वाला नहीं करता है, फैट और लिपिड नहीं करता, इसलिए उसको अपन ने क्या बोल दिया, एक्सेप्शन होता है ये। इसमें जो कंटेंट पाया जाता है, एसिड में सोल्यूबल है, एसिड में अगर सोल्यूबल है तो वो कौन सा वाला मिलेगा, केवल और केवल साइटोप्लाज्मिक कंटेंट मिलेगा विदाउट सेल ऑर्गेनेल्स। उसमें तो दोनों ही मिलेंगे, साइटोप्लाज्म मिल सकता है और सेल के ऑर्गेनेल्स भी मिल सकते हैं। इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल सकते हैं एंड लिटिल लिटिल या फिर सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अमीनो एसिड, सिंपल शुगर, न्यूक्लियोटाइड, फैटी एसिड। इधर के जो होते हैं वो मोनोमेरिक होते हैं, उधर के जो होते हैं वो पॉलीमेरिक होते हैं। ठीक है, और कुछ इनऑर्गेनिक कौन कौन से होते हैं, जैसे कि फॉस्फेट है, सल्फेट और
समझ गए बात को? तो देखो अपन ने यहाँ पे ये पढ़ा था कि जो ये वाला पार्ट जो होता है कौन सा होता है, रिटेंटेट होता है। और रिटेंटेट में कितने आ जाते हैं, 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाते हैं, जिनमें कौन कौन से होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड और फैट और लिपिड। इस फैट और लिपिड को अपन ने क्या बोला है, एक्सेप्शन बोला है। उसका रीजन समझिए क्यों बोला है इसको एक्सेप्शन में। किसके लिए, लिपिड के लिए। तो अगर अपन लिपिड की बात करते हैं तो इनका जो मोलिकुलर वेट होता है डज नॉट एक्सीड 800 डाल्टन। इसका जो लिपिड का जो मोलिकुलर वेट होता है वो किससे ज्यादा नहीं होता है, 800 डाल्टन से ज्यादा नहीं होता है। फिर अपन ने उसमें चेक करके बताइए जिनका मोलिकुलर वेट 18 टू 800 डाल्टन तक होता है उनको फिल्ट्रेट में रखेंगे या फिर रिटेंटेट में रखेंगे, फिल्ट्रेट में रखेंगे। वो एसिड में सोल्यूबल वाले पार्ट में आने चाहिए थे या इनसोल्यूबल वाले में, सोल्यूबल वाले में। लेकिन जो लिपिड को अपन ने किस में कंसीडर किया है, एसिड इनसोल्यूबल वाले में, रिटेंटेट वाले में। उसका रीजन ये होता है when we grind a tissue तो इसमें क्या होता है, सेल इन जो सेल की जो मेम्ब्रेन्स होती है वो क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है। ठीक है, और जब वो रप्चर हो जाएंगी तो सेल मेम्ब्रेन के क्या बन जाते हैं, पीस बन जाते हैं, टुकड़े बन जाते हैं। और ये जो पीस होते हैं वो किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल्स। क्या बन जाती है, बैग लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है वेसिकल्स। अब देखिए जो वेसिकल जो बन जाएंगी तो जो अपन ने चीज क्लॉथ या फिर जो कॉटन लिया था क्या उसको ये कोई भी बैग लाइक स्ट्रक्चर क्रॉस कर सकती है क्या, नहीं कर सकती। लेकिन एक्चुअल में इनका जो मोलिकुलर वेट है वो तो क्या होता है, कम ही होता है। लेकिन बिकॉज रीजन क्या होता है, क्योंकि ये वेसिकल का फॉर्मेशन कर लेती हैं इसलिए उस कॉटन के क्लॉथ को क्या नहीं कर सकती है, क्रॉस नहीं कर सकती। इसलिए हमें कौन से वाले पार्ट में देखने को मिलती है, ये एसिड इनसोल्यूबल पार्ट में मिलती हैं या फिर रिटेंटेड वाले पार्ट में मिलती हैं। और ये जो वेसिकल है कैन नॉट क्रॉस चीज क्लॉथ, या फिर अपन बोल सकते हैं इनसोल्यूबल इन एसिड। और इन्हीं दोनों रीजनों की वजह से ये हमें कौन से वाले पार्ट में देखने को मिलेगी, रिटेंटेड।
ठीक है, इसलिए लिपिड को बोला जाता है लिपिड इज नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल। ये कौन से वाले पार्ट में रही है? मैक्रोमोलिक्यूल में, लेकिन स्ट्रिक्टली क्या नहीं होती है? मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होती है। रीजन आपके सामने है कि वो मैक्रोमोलिक्यूल वाले पार्ट में क्यों आ रहा था। क्लियर है भाई? तो ये अपन ने पहला एक एनालिसिस किया था जिससे अपन को पता लग गया कि कौन कौन से ऑर्गेनिक और कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं एक लिविंग टिश्यू में। अब अगर हम बात करना चाह रहे हैं कि कौन कौन से एलिमेंट मिल सकते हैं एक लिविंग टिश्यू में, उसके लिए दूसरा एनालिसिस करना होता है। तो एनालिसिस नंबर 2 जिसको बोला जाता है एस एनालिसिस। राख जानते हो? राख। अब अपन को क्या है? राख बनानी है। देखो इसमें भी आप वापिस से वही करना है कि अपन को वापस से क्या लेना है? एक लिविंग टिश्यू लेंगे। और लिविंग टिश्यू अपन प्लांट का भी ले सकते हैं या फिर एनिमल्स का। प्लांट का अगर लेंगे तो हम कोई भी लीफ ले लेंगे, और एनिमल के लिए कोई भी किसी का भी लिवर ले सकते हैं। तो अपन या तो इसमें क्या लेंगे? या तो लिवर या फिर कोई भी प्लांट लीफ। ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं इस लिविंग टिश्यू में, तो इसमें हमें 3 चीजें देखने को मिलेगी। एक तो इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल सकते हैं, एक इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिल सकते हैं, और कुछ एलिमेंट्स मिल सकते हैं। अब देखो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का तो हमने पता लगा लिया है। अब किसका पता लगाना है हमें कि कौन कौन से एलिमेंट मिलेंगे। तो देखो अगर ये लिविंग टिश्यू है, कौन है? लिविंग टिश्यू है, तो लिविंग टिश्यू के अंदर वाटर भी तो रहता है। लिविंग सेल होती है तो उसके अंदर वाटर भी मिलेगा। तो वाटर की वजह से ये गीली होती है कि सूखी होती है? तो इसको क्या बोल दिया जाता है? इसका अगर अपन वेट करेंगे तो कैसा आएगा? वो वेट वेट आ जाता है। अब इसको अपन ने क्या कर दिया? सनलाइट में रखा। किस में रखा? सनलाइट में। अब बताओ सनलाइट की वजह से इसके अंदर जो वाटर रहेगा वो उड़ जाएगा ना। तो सनलाइट में रखने की वजह से H2O का क्या हो जाता है? इवेपोरेशन हो जाता है। अब जो अपने पास में रह जाएगा, बताओ वो जो वेट हो रहा था वो किसकी वजह से हो रहा था? H2O की वजह से। H2O ही निकल गया तो कौन सा वेट बच जाएगा यहाँ पे? ड्राई। कौन सा? अभी जो ड्राई वेट है इसको अपन क्या करेंगे? वर्न करेंगे। क्या करेंगे? इसको बर्न करेंगे। उसकी वजह से क्या हो जाता है? देखो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है बर्निंग, है ना? आग लगा देंगे। और जब इसमें अपन ने आग लगा दी तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो जाता है? जो भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। वो क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और ऑक्सीडाइज होने के बाद में वो क्या क्या बना लेते हैं? एक तो CO2 एंड H2O। लेकिन ये जो H2O यहाँ पे बनेगा वो लिक्विड फॉर्म में नहीं बनता है। किस फॉर्म में बनता है? वेपर फॉर्म में बनेगा। और इनको भी क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है। तो देखो पहले तो उसमें से H2O को हटा दिया है, फिर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक थे उनको भी हटा दिया है। अब जो बच जाएंगे हमारे पास में वो क्या रह जाती है? बस राख रह जाती है। क्या रह जाती है? S। अब इसमें जो एलिमेंट मिलते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, सल्फर, पोटेशियम, ETC। तो अब हमने पता लगा लिया है कि लिविंग टिश्यू के अंदर अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं, कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं, और कौन कौन से एलिमेंट मिल सकते हैं। समझ गए क्या बात को? अब ये तो हो गया है कि लिविंग टिश्यू का, क्योंकि हमें पता लगाना था इसके अंदर। ये देखो कि हमारे पास में बायोस्फीयर में बहुत वाइड डाइवर्सिटी रहती है,
क्या उन सब में जो कंपाउंड होते हैं, केमिकल्स जो होते हैं, वो क्या सिमिलर होते हैं या फिर नहीं होते? उनका पता लगाने के लिए हमने क्या करना पड़ा? एनालिसिस। तो एक तो कौन सा एनालिसिस कर लिया अपन ने? केमिकल एनालिसिस। और आज जो पढ़ा है वो कौन सा है? एस एनालिसिस है। इन दोनों से हमने क्या क्या पता लगाया कि लिविंग टिश्यू के अंदर कौन से कंपाउंड मिलते हैं, कौन से एलिमेंट मिलते हैं। करो इसको नोट। तो देखो अपन ने ऑर्गेनिक कंपाउंड का पता लगा लिया है, इनऑर्गेनिक का पता लगा लिया और एलिमेंट का पता लगा लिया है। अब देखेंगे हम कि कौन कौन से एलिमेंट लिविंग टिश्यू में मिलते हैं या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड कौन कौन से अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। दोनों के बीच में हमें क्या करना है? कंपैरिजन करना है एलिमेंट के लिए। इसमें जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? ऑक्सीजन, ये सिंबल तो आते होंगे ना केमिस्ट्री वाले। कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, ये तो किस में मिलते हैं? अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। और कौन कौन से हैं? ठीक है। अब जिनके पास में एनसीईआरटी वो एक बार ओपन करेंगे 105 पेज नंबर। जिनके पास में नहीं है वो इसकी शक्ल देखेंगे। 105 में आपको एक टेबल दिखाई दे रही होगी राइट अपर कॉर्नर पर, ठीक है। हाँ, उसमें ऊपर लिखा हुआ है अर्थ क्रस्ट और एक साइड में लिखा हुआ है ह्यूमन बॉडी। मिल गया कि सबको? एक जगह पे लिखा हुआ है अर्थ क्रस्ट और एक जगह पे लिखा हुआ है ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी बोले तो लिविंग ऑर्गेनिज्म और अर्थ क्रस्ट आपको पता ही है। अब इसमें देखो सबसे ऊपर लिखा हुआ है हाइड्रोजन, ह्यूमन बॉडी में 0.5। कितना लिखा हुआ है? 0.5। उसको कट करके लिख लीजिए 9.5। ह्यूमन बॉडी वाले में हाइड्रोजन 0.5 लिखा हुआ है, उसको कट करके 9.5 कर लो। मैंने किया नहीं, एनसीईआरटी में चेंज हो गया है, करेक्शन था क्या? हाँ, भरोसा रखिए, गलत नहीं बताऊंगा। मैं इधर आया हूं, कैमरे के सामने हूं, गलत तो बोलूंगा नहीं, है ना? गलत पढ़ाने के पैसे नहीं दिए तुमने। ठीक है। अब बाकी का जो काम है, कौन कितना परसेंटेज होता है वो आपको क्या करना है? होमवर्क है, आपको घर से नोट करना है। ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कितना परसेंटेज होता है, अर्थ क्रस्ट में कौन कितना परसेंटेज होता है। हाँ, ये टेबल बनानी है और याद भी करनी है। ठीक है। इसमें आपको बस जो चीज एग्जाम में पूछी जाती है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसमें कार्बन और हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है वो ज्यादा होता है किससे? अर्थ क्रस्ट से। किससे?
अर्थ क्रस्ट से ज्यादा होता है। मैंने पता लगा लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, अर्थ क्रस्ट में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं